हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम बोर्ड में। आज हम फिर से उस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे जिस सीरीज़ को हमने पिछले वीडियो में देखा था। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अभिलेख कैसे भारतीय इतिहास के द्वार को खोलते हैं। अभिलेख के माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, इसके माध्यम में आज हम लेक्चर 4 इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ बात कर रहे हैं कि अभिलेख में अशोक के 3 नाम अंकित मिलते हैं। ऐसा अभिलेखों के माध्यम से अध्ययन किया गया कि अभिलेख लगभग अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त किए गए। उन 40 अभिलेखों में कुछ अभिलेखों में अशोक के 3 नाम मिलते हैं। पहला नाम खुद अशोक मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अभिलेखों में पहला नाम अशोक नाम मिलता है। दूसरा नाम देवनाम प्रियदर्शी अर्थात देव के समान मनोहर मुख वाले, ठीक है। तीसरा राजा नाम अंकित किया गया है। मतलब अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त किए गए उस अभिलेखों में अशोक के 3 नाम को प्रदर्शित किया गया है। पहला नाम अशोक, दूसरा देवनाम प्रिय, तीसरा राजा। लेकिन यहाँ हमने एरो देखे कुछ 2 पॉइंट्स को ऐड किया हुआ है। कर्नाटक का मस्की क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दतिया क्षेत्र। कर्नाटक का मस्की और मध्य प्रदेश का जो दतिया क्षेत्र से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उन शिलालेखों पे अशोक के संक्षिप्त नाम अशोक प्राप्त किए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक के नाम अंकित किस क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। तो कर्नाटक के मस्की क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया क्षेत्र से अशोक के शिलालेखों पर अशोक के नाम अंकित किया हुआ पाया गया है। आगे बात करेंगे कि प्रत्येक काल की एक अभिलेख के माध्यम से कैसे इतिहास के द्वार को खोलने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं कि अशोक से पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद पिपरावा स्तूप। अब पिपरावा कहाँ है? पिपरावा हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में स्थित है। पिपरावा स्तूप पर प्रथम बौद्ध अभिलेख प्राप्त हुआ और इस प्रथम बौद्ध अभिलेख में हमें स्तूप बनाने की परंपरा का पता चलता है। मतलब स्तूप बनाने की परंपरा का पता किस अभिलेख से प्राप्त हुई? तो स्तूप बनाने की परंपरा की पता पिपरावा स्तूप से प्राप्त हुई। पिपरावा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्तूप बनाने की परंपरा का पता किस अभिलेख से प्राप्त हुई? तो स्तूप बनाने की परंपरा का पता गौतम बुद्ध के प्रथम अभिलेख पिपरावा से प्राप्त हुई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर स्तूप क्या है? तो स्तूप मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को विभिन्न भागों में उनके अनुयायियों ने बांट लिया और उन्हीं के जो उनसे राख प्राप्त हुए, उनके स्वधान के बाद जो उनसे शरीर से राख प्राप्त हुए, उन राखों से जगह जगह टीले बनवा दिए गए। ऐसे टीले बना दिए गए जिन्हें स्तूप की संज्ञा दी गई। और स्तूप बनाने की परंपरा का पता पिपरावा अभिलेख से चलता है। तो स्तूप क्या है? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को उनके अनुयायियों ने अपने बीच बांट लिया और बांटने के बाद उन्होंने जगह जगह टीले बनवाए और उन टीलों के ऊपर इसे गुंबदनामा कुछ ऐसी संरचना का निर्माण करवाया जिसे बाद में स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ बात करेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ और मौर्य सम्राट का प्रथम शिलालेख से हमें किस बात की जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य सम्राट का प्रथम शिलालेख जूनागढ़ के सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले के गिरनार से प्राप्त हुई। अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हुए। उन 40 अभिलेखों को D.R. भंडारकर महोदय, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय, आपको कल बताया था, केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के अभिलेख लिखने का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति थे। और क्वेश्चन पूछा हुआ है केवल अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर ही कौन से व्यक्ति ने अशोक के अभिलेख को लिखने का प्रयास किया? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय, जिसको संक्षिप्त में D.R. भंडारकर महोदय बोलते हैं। तो सम्राट अशोक का प्रथम शिलालेख सौराष्ट्र के जूनागढ़
जिले के गिरनार से प्राप्त हुआ। और उसमें अशोक ने कथन एक प्रथम पंक्ति में उसमें अंकित किया हुआ है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अभिलेख में अशोक ने कहा है जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। तो अशोक के प्रथम अभिलेख में ही यह अंकित है कि जीव बलि के लिए नहीं मारा जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करते हैं अशोक का 13वां अभिलेख। अभी हम बात किए हैं अशोक का प्रथम अभिलेख और उसके बाद हम 13वां अभिलेख की बात कर रहे हैं, शिलालेख की बात कर रहे हैं। हम जब अशोक का प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे मौर्य सम्राट अशोक, तो उसमें हम उनके सभी शिलालेखों की बात करेंगे। तो यहाँ बात करते पहले एक डी.आर. भंडारकर महोदय। डी.आर. भंडारकर महोदय ने एक तरह से सम्राट अशोक के अभिलेखों ने उनके द्वारा जो भी मतलब अध्ययन प्राप्त किए गए उनको 3 भागों में बांट दिया गया, शिलालेख, अभिलेख और गुहालेख। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभिलेख की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अशोक का 13वां शिलालेख शहबाजगढ़ी से प्राप्त हुई है। अब अशोक का 13वां शिलालेख में किस चीज़ का वर्णन है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय, कलिंग युद्ध क्या था तो इसकी चर्चा कर रहे हैं। कलिंग विजय और विदेशी संबंध का वर्णन किया गया है। जब कलिंग के राजा खारवेल और मौर्य सम्राट अशोक के बीच उड़ीसा में एक लड़ाई लड़ी गई जिसे कलिंग युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस कलिंग युद्ध में बहुत सारे नरसंहार को देखते हुए सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अर्थात अपने राज्य में, अपने समाज के बीच में और यहाँ तक कि विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्वयं का धर्म चलाया जिसे अशोक धर्म के नाम से जाना जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, अशोक धर्म से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अशोक धर्म क्या है या अशोक धर्म से आप क्या समझते हैं। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने खुद का धर्म चलाया, तो कलिंग विजय के बाद, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने खुद का धर्म चलाया जिसे अशोक धर्म के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहाँ बात करते हैं कि कलिंग युद्ध इसमें बात करेंगे विदेशी संबंध। आखिर कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कैसे विदेशों में अपने यहाँ के प्रचारक प्रसारक को भेजा, तो उसी में सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को, ये क्वेश्चन कई बार ऊपर के एग्जामों में, यहाँ तक कि 12th एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कि किस शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने बेटे और पुत्र और पुत्री को विदेश भेजा। तो सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अन्य देशों में उन्हें भेजा, संघमित्रा और महेंद्र को। यहाँ से बात करते हैं कि मौर्य वंश की समाप्ति के बाद आपको पहला लेक्चर में हमने बताया था पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना करते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की। तो मौर्य वंश की समाप्ति के बाद भारत में शुंग वंश की स्थापना होती है और इसी के साथ ही एक यवन दूत होते हैं, एक यवन के दूत होते हैं हेल्डोरस के द्वारा गरुड़ ध्वज की स्थापना की जाती है। तो गरुड़ ध्वज की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, किस दूत ने की थी, हेल्डोरस ने की थी। ठीक है, ये किस अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो विदिशा एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। यहाँ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, विदिशा मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त किए गए, जो शिलालेख प्राप्त किए गए, उस शिलालेखों पे गरुड़ ध्वज की स्थापना का पता चलता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कंटेंट्स इतना ही इसमें मतलब इस एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, किस शासक की जानकारी मिलती है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख पुरी अर्थात उड़ीसा का हाथी गुम्फा से प्राप्त हुआ है। उड़ीसा के एक क्षेत्र है हाथी गुम्फा, वहाँ के एक और जो वहाँ का क्षेत्र विशेष है उसका नाम है पुरी से प्राप्त हुआ है। और खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इस अभिलेख की जो लिपि है ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि नहीं है।
क्या होता है कि यहाँ कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा जो भी उपलब्धियाँ ग्रहण की गई, जो भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का संचालन किया गया, यहाँ तक कि उनके द्वारा जो भी लोक मांगलिक कार्य किए गए, उनका वर्णन खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है या हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हाथी गुम्फा अभिलेख की प्राप्ति किस राज्य से हुई? उड़ीसा में हुई। किस क्षेत्र से हुई? तो पुरी से हुई। हाथी गुम्फा अभिलेख की भाषा क्या थी? लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। कलिंग के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या है? कलिंग के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? खारवेल था। कलिंग का युद्ध किन दो शासकों के बीच हुआ था? तो खारवेल और मौर्य सम्राट अशोक के बीच हुई थी। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटे, अपने पुत्र और पुत्री को किस देश में भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। बेटे का नाम महेंद्र था, बेटी का नाम संघमित्र था। ये थोड़ा संक्षिप्त विवरण था। यहाँ से टॉपिक कल से शुरू किया जाएगा, हाथी गुम्फा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके बाद से पढ़ेंगे नागनिका का अभिलेख, रुद्रादमन का अभिलेख, कैसे सुदर्शन झील का प्रमाण मिलता है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, वो एक बार फिर बाढ़ आने के कारण किस नदी पे उस बांध को बनाया गया, स्थापित किया गया है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।